तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाऊं। सो आज की जो वीडियो है उसी बारे में होने वाली है। और आज संडे का दिन है और मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर ली जाए तो मैं आई हूँ बाहर और बहुत ठंड है, आपको मेरे कपड़े देख के लग ही रहा होगा। और इतने पहनने के बाद भी मुझे ठंड लग रही है यहाँ पर। जापान में अगर आप सुबह सुबह निकलो तो फिर, जबकि आज संडे की सुबह है, तब भी आपको बहुत सारे, चाहे एजेड लोग हो चाहे बच्चे हों, दौड़ते भागते एक्सरसाइज करते हुए दिख ही जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए कुछ ऐसा मौसम हो रहा है यहाँ पे। सो अब मैं जा रही हूँ घर, और घर जाके मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। एंड ये वीडियो पूरी देखिएगा जिससे आपके मुझे लेके और जापान आने को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मैं फाइनली घर आ गई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों के जितने क्वेश्चन थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करने का ट्राई करूँगी। और वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे थे वो मैंने लिख लिए हैं, जिससे वीडियो बनाते टाइम मैं भूलूँ ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैं इंडिया में कहाँ से हूँ। इंडिया में मैं लखनऊ से हूँ और मैं अभी तक लखनऊ में ही रही थी, और जब लखनऊ के बाद आई तो सीधे जापान आई। फिर काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैंने क्या पढ़ाई करी है, तो मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस में एमिटी यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, और एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम सुन के लोगों को लगता है कि प्लेसमेंट होता ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा ही हुआ है। तो मेरा जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है उसमें एक आईआईटी दिल्ली के लड़के का भी हुआ है, ऑन द सेम पैकेज, सेम प्रोफाइल, सब कुछ सेम है। तो ऐसा नहीं है कि एमिटी में एडमिशन नहीं होते हैं। द थिंग इज दैट कि हर कॉलेज में वैसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं और खुराफात करते हैं, और वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। एमिटी में भी वैसा ही है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मुझे इस जापानीज़ कंपनी में प्लेसमेंट कैसे मिला और प्रोसेस क्या रहा। मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। ये जापानीज़ कंपनी हमारे कॉलेज आई थी, एंड उसके बाद फिर इसमें काफ़ी सारे राउंड्स हुए थे। पहले के 2-3 राउंड्स टेक्निकल थे, फिर एचआर राउंड काफ़ी सारे थे इसमें, और उसके बाद वो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद मेरा इस कंपनी में हो गया। जब मैंने अप्लाई किया था मेरी जापानीज़ लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक फॉरेन लैंग्वेज लेनी होती है और मैंने जर्मन ली थी, क्योंकि उस टाइम पे जर्मन अवेलेबल थी और मुझे लगा था इंजीनियर्स जर्मनी ज़्यादा जाते हैं, तो मैंने जर्मन ले ली थी। तो जब ये कंपनी आई थी और हमारे जितने भी राउंड्स हुए थे उसमें मुझे जापानीज़ नहीं आती थी। और ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो आपको विदाउट जापानीज़ लैंग्वेज भी ले लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जापानीज़ लैंग्वेज आपको नहीं आती तो आप आ ही नहीं सकते हो। पर हाँ, जैसे ही हमारा इस पर प्लेसमेंट हो गया था तो इन्होंने मुझे 1 मंथ की इंटर्नशिप पे बुलाया था जापान। मैं उस इंटर्नशिप पर आई थी लास्ट ईयर 2024 जुलाई में। तो 1 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वापस इंडिया चली गई थी, एंड उसके बाद फिर उन्होंने पूछा था कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप ऑफ़र हमारा एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं। एंड जब मैंने हाँ कहा था तो फिर इन्होंने मुझे पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी फॉर जापानीज़ लैंग्वेज फॉर अराउंड 5 मंथ ऑनलाइन। उसके बाद फिर इन्होंने हमें परमानेंटली, एंड उतने टाइम में इन्होंने हमारा वर्क वीज़ा और यहाँ पे जो भी अपार्टमेंट सारी प्रिपरेशन करी थी हमारे लिए। एंड फिर हम फाइनली यहाँ पे आ गए फॉर फुल टाइम जॉब। तो मैं आई हूँ 2025 अप्रैल में। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरा काम क्या है। मेरी जो जॉब है वो आईटी रिलेटेड ही है और थोड़ा मोबिलिटी रिलेटेड भी है, लाइक ऑटोमोबाइल्स वगैरह, क्योंकि मैं मोबिलिटी डिपार्टमेंट में हूँ। पर मेनली जो काम है वो आईटी का ही है, लाइक ऐप डेवलपमेंट वगैरह। काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या जापानीज़ लोग रेसिस्ट होते हैं। इसका आंसर अगर मैं पर्सनली दूं तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा है अभी तक। मेरे आसपास जितने भी नोन या अननोन, जैसे जो स्ट्रेंजर्स भी मिल जाते हैं ट्रेन में या कहीं पे भी, वो सारे तो रेसिस्ट नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं ट्रेन में जाती हूँ, मैं बैठती हूँ, तो कोई भी मेरे बगल में आके जो भी बैठता है, वो जापानीज़ लड़का लड़की कोई भी हो, वो तो रेसिस्ट नहीं लगते हैं। लेकिन मैंने और इंडियन से कई बार सुना है कि उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि वो ट्रेन में गए और उनके बगल में कोई जापानीज़ आके नहीं बैठ रहा, मे बी बिकॉज वो रेसिस्ट है। इसका आंसर मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। पर्सनली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो रेसिस्ट नहीं है, पर मे बी जिसके साथ हुआ होगा ऐसा कुछ, उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो इज़ इट हार्ड टू मेक फ्रेंड्स इन जापान, ये सब ने पूछा था कि इज़ इट हार्ड टू मेक फ्रेंड्स इन जापान। येस इट इज़, बिकॉज जापानीज़ पीपल काफ़ी फॉर्मल होते हैं और वो उतनी जल्दी आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो करते ही नहीं हैं। एंड अगर मैं अपना पर्सनल नेचर बताऊँ, मेरा भी थोड़ा वैसा ही है कि बहुत जल्दी मेरी भी उतनी दोस्ती नहीं हो पाती है। तो मेरे लिए तो ठीक रहा, पर हाँ, अगर आप बहुत ही फ्रेंडली या वैसे इंसान हो, आउटगोइंग टाइप के, तो आपको हाँ थोड़ा यहाँ पे ऑड लगेगा। एंड अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है। फिर लोनलीनेस।
काफ़ी लोगों ने कहा कि जापान में लोनलीनेस होती है या नहीं, तो लोनलीनेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा। जब मैं आई थी तब तो मुझे बहुत ही लोनली लगता था, फिर धीरे धीरे ये कह लो कि आदत हो गई या शेड्यूल इतना बिजी हो गया काम, फिर उसके बाद ये वीडियोस वगैरह बनाना, इन्हें एडिट करना, कि लोनलीनेस तो अभी भी होती है पर उतना टाइम नहीं मिलता है उसे फील करने का। पर हाँ, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो अपना दिमाग पूरी तरीके से बना के आना कि काफ़ी लोनली होने वाला है आपके लिए। और मैं पहली बार घर से दूर रह रही हूँ तो मेरे लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि जो मेरा कॉलेज था वो भी लखनऊ में ही था, तो मैं रोज़ अप डाउन करा करती थी पर घर में ही रहती थी। एंड ये फर्स्ट टाइम है कि मैं घर से आई हूँ और आई भी तो इतना दूर आ गई, सो इट वॉज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट हाँ, अब धीरे धीरे उसकी आदत ही कह लो। फिर लोगों ने पूछा था इज जापान सेफ फॉर गर्ल्स, तो जापान काफ़ी सेफ है गर्ल्स बॉयज़ सबके ही लिए। बस ये है कि जापान में भी फॉरेनर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जैसे जैसे फॉरेनर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ रहे हैं। यही रीज़न है कि ये फॉरेन लोगों को थोड़ा हेट भी करते हैं। जो अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, आप लोगों ने देखा हो, अगर आप इनके अकॉर्डिंग देखो तो वो सारी चीज़ें ठीक है, क्योंकि वो कंट्री जिसमें क्राइम रेट इतना कम हो और बाहर के लोग आए आके क्राइम करने लगे तो कोई भी चाहेगा कि ना ही आए तो बेहतर है। तो अगर आपके अराउंड जापानीज पीपल है तो आप तब भी सेफ हो, पर अगर आपके अराउंड फॉरेनर्स हैं, और उसमें भी सारे फॉरेनर्स ऐसे नहीं होते हैं, बट वो आपको खुद ही वाइब आ जाती है एज अ गर्ल, बट इन जनरल या कंपेयर टू इंडिया ये काफ़ी सेफ है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब रात के 1-2 बजे भी आप बाहर जा सकते हो, कोई सामान लेना है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और आप जाओगे तो आपको और भी लड़कियां दिखेंगी अपने आसपास, जिसे देख के ये फील होता है कि ये यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इज जापानीज लैंग्वेज नेसेसरी टू गेट अ जॉब इन जापान? सो जापानीज लैंग्वेज नेसेसरी तो नहीं है, पर अगर आपको आती हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज जॉब से ज़्यादा जो आपकी डेली लाइफ है उसमें जापानीज लैंग्वेज आपकी हेल्प करेगी नॉर्मल सर्वाइव करने के लिए, सामान लाने के लिए, किसी से हाय हेलो करने के लिए, या फ्रेंड्स बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल भी जापानीज़ नहीं आती तो जापानीज़ लोगों को भी इंग्लिश कुछ ज़्यादा आती नहीं है, तो आप लोग बात कर नहीं पाओगे आपस में। सो जापानीज लैंग्वेज इज काइंड ऑफ नेसेसरी टू सर्वाइव इन जापान, बट हाँ, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो विदाउट जापानीज लैंग्वेज भी आपको जॉब दे देंगी। काफ़ी लोगों ने कहा था कि इंडियन और जापानीज वर्क कल्चर में क्या अंतर है। सो जापानीज वर्क कल्चर में अकॉर्डिंग टू मी प्रेशर काफ़ी कम होता है, ओवर टाइम आपका मन है, और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसकी आपको पे काफ़ी अच्छी मिलती है, तो ओवर टाइम करना भी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं हो जाती है। सेकेंडली रिस्पेक्टफुल है, वो जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है जो कि इंडिया में चलती है वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई भी काम करा है उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर है या कोई दोस्त है वो कुछ भी ऐसा करे कि वहाँ पे पॉलिटिक्स हो, तो ये सारी चीज़ें जापान में नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। लोग बहुत क्लियर हैं काम को लेके, और किसने कितना करा है क्रेडिट भी शेयर करने को लेके। सो मुझे पर्सनली लगता है कि जापान का वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। पर हाँ, अगर आप जापान आ रहे हो तो अपनी कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करिएगा, क्योंकि जापान में काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं जो आपको नॉर्मल जॉब लगेगी, बट जब आप आओगे तो यहाँ पे आपकी पता नहीं किस टाइप की जॉब निकले, मे बी IT जॉब ना हो, मे बी जो जॉब आपसे प्रॉमिस करी है वो ना हो, और फैक्ट्री टाइप की जॉब हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर करनी है, और अब आप ये क्लियर कैसे कर सकते हो? सो आप टॉपमेट पे मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन कर सकते हो, जिसमें आप मुझे अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हो, आप कैसे आ रहे हो, कौन से एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, सो दैट मैं यहाँ पर चेक करके बता पाऊँ कि वो कितना जेन्युइन है और कितना जेन्युइन नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, आपको भी पता है टॉपमेट पे कौन कौन है, तो आप किसी को भी ले लीजिए, डजेंट मैटर, बट आप एक बार कंसल्ट करके आइए, क्योंकि बाद में यहाँ पे आके फंसने से अच्छा है उस सिचुएशन में कि आपको पहले से वो चीज़ें पता रहें, जिससे आप उसी हिसाब से या तो अपना माइंडसेट बना के आओ या फिर आप कोई और रास्ता देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक्स इन जापान। काफ़ी लोगों ने कहा है कि जापान में अर्थक्वेक काफ़ी रेगुलर सुने आते रहते हैं और कैसा रहता है। सो हाँ, जापान में अर्थक्वेक बहुत कॉमन है, और हल्का फुल्का, लाइक हल्के फुल्के से मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड 4-5 यहाँ पे जनरल है, कितने का आ जाता है। मतलब जब मैं नई नई आई थी मैं सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि मैं लेटी और एकदम से अर्थक्वेक आ गया, और आप लेटे हुए हो बेड पे और बेड ऐसे ऐसे हिल रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है उठ के भागो या लेटे रहो। जब तक आपके दिमाग में ये सब चल रहा है भागू भी या नहीं, खत्म, अर्थक्वेक खत्म। धीरे धीरे मुझे उस चीज़ की आदत हो गई कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। पर खैर, जिस लोकेशन पे मैं रहती हूँ उस लोकेशन पे बहुत मेजर अर्थक्वेक नहीं आया है अभी तक, नॉर्मल अर्थक्वेक्स आए हैं, और उसके काफ़ी सारे प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑफिस में भी हमारे हेलमेट्स वगैरह और जो अर्थक्वेक वाले कोट होते हैं वो सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। एंड घर में भी, ये जो घर बने हुए ये पूरा वुडन का है, यहाँ कहीं पे भी
पत्थर ईंट वो वाले टाइप के घर नहीं बने हैं। वुडन के इसलिए बने हैं कि ये लचक जाते हैं पर ये गिरेंगे नहीं। लेकिन जब ये लचकते हैं और आप इनके अंदर होते हो ना तो भी ऐसा लगता है खत्म, कुछ नहीं बचा है। बट यहाँ पे अर्थक्वेक्स कॉमन है और टाइम के साथ उसकी आदत हो जाती है और काफ़ी सारे प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं, जैसे थोड़ा जो खाना होता है जिसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी आगे की हो वो सब भी लाया जाता है। पानी भी यहाँ पे ऐसा मिलता है जिनकी एक्सपायरी डेट 2-2, 3-3 साल की होती है और वो सब लोग ला के स्टोर करते हैं कि अगर इन केस अर्थक्वेक आए तो हमारे पास कुछ ऐसा खाना हो जो हम खा सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या मैं जापान में सेटल हो जाऊंगी या इंडिया आऊंगी। तो मैं अभी जापान आई हूँ और अभी कुछ साल मैंने यहाँ पे जॉब करने का सोचा है, फिर जैसा भी रहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं अगली वीडियो में ट्राई करूंगी कि मैं आंसर कर सकूं। और आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि क्या डेली व्लॉगिंग मुझे ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ अभी कि डेली व्लॉगिंग में आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए कि डेली व्लॉगिंग कैसी रहेगी। आज की वीडियो में मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने का ट्राई करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।